Hello, Namaskar. My name is Nalin, and today we are back again with the Law of Torts. This is going to be the lecture 2 in a 3-part series. So, आइए देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था. In the last class, we saw these few topics. पहला था what is tort. भाई सिविल होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी. फिर हमने देखा था कि टॉर्ट कहलाता है या टॉर्ट्स कहलाता है, सिंगुलर है कि प्लूरल है. तो 2 थ्योरीज दी थी, उनके बारे में आप जो है आशा करता हूँ आपको याद होगा वो. फिर डिफ्रेंशिएटिंग टॉर्ट हमने देखा था कि हम टॉर्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदर लॉज के साथ, जैसे कि क्रिमिनल लॉज हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुए. फिर कुछ मैक्सिम्स हमने देखे थे 4-5 के करीब. तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था. आज जो है हम क्या कवर करने वाले हैं, ये चीज़ है. ये 3 टॉपिक्स भी आपने लास्ट क्लास में देखे होंगे, इनको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. वाई? बिकॉज वी ओनली ब्रीफली टच्ड अपॉन दीज टॉपिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद देम इन डिटेल और इनको हम आराम से समझेंगे. फिर आते हैं जनरल डिफरेंसेस. तो ये हैं आज के टॉपिक्स. इनमें जाने से पहले अब ये जो 3 टर्म्स आपने देखे थे, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, strict liability, absolute liability. So now all that is fine, but what is liability, right? So liability जो है किसी आदमी की जिम्मेदारी कह लीजिए. It is an obligation of a person towards another. तो liability, आप कब liable हो जाते हैं? जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, right? So that is what liability basically means. And the extent of liability depends upon the harm caused एंड द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग इट. तो भाई आपने कितना डैमेज किया दूसरे व्यक्ति को, उस पर डिपेंड करेगी कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी बनती है, राइट? क्या सर्कमस्टांसेस थे, किस चीज़ से हार्म हुआ, कितना हार्म हुआ, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. अब हमने लाइबिलिटी क्योंकि देख लिया है, सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 टर्म्स इन बेटर डिटेल. सो व्हाट इज़ अ नो फॉल्ट लाइबिलिटी? तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी आप ऐसे समझिए कि आपकी चाहे नेग्लिजेंस हो या ना हो, यू विल बी हेल्ड लाइबल, राइट? एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन टॉर्ट कि आपकी कोई लाइबिलिटी ना होने के बाद भी, आपकी कोई नेग्लिजेंस ना होने के बाद भी कोई लाइबिलिटी आपकी नहीं बनती है. लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इवन विदाउट एनी नेग्लिजेंट एक्ट ऑन हिज पार्ट एंड इवन इफ ही हैज़ टेकन ड्यू केयर एंड कॉशन. सारी चीज़ों को जिम्मेदारी से डील करने के बाद भी अगर कोई नुकसान होता है तब भी आप लाइबल होंगे. सो दैट इज़ द रैशनल बिहाइंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी. इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. बट इसमें जो है, एज विद मोस्ट थिंग्स और द मोस्ट प्रिंसिपल्स इन लॉ, देयर आर अ फ्यू डिफेंसेस. सारे लॉज में कहीं ना कहीं भाई मर्डर के भी डिफेंसेस होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफेंसेस हैं. तो सम डिफेंसेस आर अवेलेबल. लेट्स सी. इसमें जो है अब हमारे पास ये केस लॉ आता है रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. 19th सेंचुरी का ये केस लॉ है, वेरी ओल्ड. बट वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ टॉर्ट्स एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एज वी नो ऑफ टुडे. तो इसके केस के फैक्ट्स के बारे में जानते हैं. तो इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि एक डिफेंडेंट थे, उनके पास एक लैंड था, उस पर उन्होंने एक वाटर रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट किया था. सो वाटर रिजर्वॉयर इज़ अ आप समझ लीजिए वाटर स्टोरेज कह लीजिए, राइट? सो दैट ही गॉट कंस्ट्रक्टेड बाय एम्प्लॉइंग इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, व्हेन दीज कॉन्ट्रैक्टर्स वर वर्किंग, दे फाउंड सम शाफ्ट्स underneath the surface. So these shafts were, part of the coal mines that the plaintiff uh, was in possession of, right? So they did not close off these shafts and they built this water body on top of it. So now if the earth is hollow underneath and you put up a lot of load on top, so what's going to happen, the earth is going to collapse, and that is what happened, and all the shafts were flooded and they damaged the coal mines of the plaintiff. Right, so when the water was filled in the reservoir, it burst through the shafts and flooded the plaintiff's coal mines. So ये वाली चीज़ वहाँ पे हुई. अब इसमें हेल्ड क्या किया गया? इसमें हेल्ड ये किया गया कि क्योंकि डिफेंडेंट ने ऐसी चीज़ कंस्ट्रक्ट करवाई थी और उन्हीं के कहने पे कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे थे, तो चाहे भले ही कॉन्ट्रैक्टर्स की नेग्लिजेंस थी, इवन देन मिस्टर डिफेंडेंट विल बी हेल्ड लायबल. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला.
So this was the strict liability wala part. Then we have absolute liability. So absolute liability is also strict liability with a twist. I will tell you in brief. The only difference between strict liability and absolute liability is that in absolute liability there are no defenses available. You cannot take up any exception that so and so reason happened, falana ho gaya, dhikana ho gaya. You can't do that, right? इसकी जो फाउंडेशन था वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रखा था इन द केस ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985. तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आया था. इस केस पे जाने से पहले इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ओलियम गैस लीक केस बिकॉज द ओलियम गैस वॉज लीक्ड एंड दिस हैपेंड इन दिल्ली. 30 हज़ारी कोर्ट के एडवोकेट्स थे, उनके उनको नुकसान हुआ. इट वॉज एलिजेड दैट फ्यू पीपल डाइड, right, and many others suffered because of this gas leak case. But what provoked or what got the Supreme Court into this state of mind that they propounded this absolute liability theory. So a year before this case there was a case of Bhopal gas leak tragedy. I am sure आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा कि बहुत it was a tremendous loss of lives and lots of people suffered. It was in Bhopal. So थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ. वहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का काम चलता था. तो पेस्टिसाइड्स में this gas it was escaped. It escaped in the night and everybody was asleep and this gas just covered the whole town of Bhopal. Those who were living across the lake. So in Bhopal there are lots of lakes, right? So जो lake के इस तरफ रहते थे, for example, this is the lake and this is the factory. So this is the whole town of Bhopal, right? So जो लोग यहाँ रहते थे, they were unaffected because when the poisonous gases, they pass over water, so their effect is diluted. तो यहाँ पे जो है लोगों को नुकसान नहीं हुआ, बट इस रीजन में many people died, thousands of people died, and scores of thousands of people were affected for life. Newborns, they were affected. People, they were disabled partially, permanently, and infants who were in the womb, they did not have normal births. It was horrific. So एक तो केस ये हो गया था. अब फिर एक केस ये हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि इस टाइप के केसेस हो जाएंगे. आप इतना पॉइजनस सब्सटेंस अपनी फैक्ट्री के ऊपर रखेंगे एंड इफ इट एस्केप्स यू माइट टेक अप सम एक्सेप्शन कि भाई एक्ट ऑफ गॉड था, सैबोटाज था, थर्ड पार्टी ने किया, तो आप ऐसा डिफेंस लेके बच जाएंगे. सो दैट वुड नॉट बी राइट towards the people. So they said that we must go beyond the rule of strict liability जो कि British rule था, and they propounded the absolute liability का concept. So the verbatim from this case, the court said, where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity and harm results to anyone on account of accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activities. So this is important. Inherently dangerous. आप ऐसी चीज़ अपने लैंड पे आपने रखी हुई है जो कि inherently dangerous है. Inherently dangerous मतलब by nature of itself. If it escapes, कैसे भी, it is going to cause devastation. So that is what inherently dangerous means. The enterprise is strictly and absolutely liable. So that is the difference. Strictly तो है ही, but without exception, and absolutely liable to compensate those affected by such hazardous substance. तो यहाँ पे जो है इस कंसेप्ट को रखा गया. अब क्यों रखा गया? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो लिमिटेशंस थे रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर वाले रूल में वो हमारे सामने आए कि भाई आप डिफेंस ले सकते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से हुआ. अब इवन द यूनियन कार्बाइड कंपनी जो थी, सो दे टुक अप द डिफेंस दैट इट वाज अ केस ऑफ सैबोटाज.
So you see how people can escape their liabilities, or at least plead up defenses. So it was not sustained. Person overseeing the activity is held liable irrespective of any precautions taken to avoid harm. ये जो है इसका समेशन है कि आपने कोई भी प्रिकॉशन लिया है, इट डज नॉट मैटर इफ यू आर स्टोरिंग अपॉन योर लैंड any such hazardous substance which escapes and causes a devastation, you are liable, right? So अब हमने देख लिया कि no fault liability में strict liability आता है और absolute liability आता है. Absolute liability was the concept propounded in the case of MC Mehta versus Union of India 1985, और strict liability is Rylands versus Fletchers. So now we come to the general defenses. जनरल डिफेंसेस में हम देखते हैं कि क्या चीज़ होती है. भाई आपको पता है, अभी मैंने बताया कि लॉ में बहुत सारे डिफेंसेस हमें अवेलेबल होते हैं. इवन फॉर मर्डर देयर आर डिफेंसेस. हर चीज़ का आप जो है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक्सेप्शन ले सकते हैं, विच लॉ हैज़ इट सेल्फ प्रोवाइडेड. सो इट इज़ नॉट समथिंग इलीगल, लॉ हैज़ प्रोवाइडेड यू विद दैट. सो सिमिलरली टॉर्ट्स में जो है हमारे पास कुछ डिफेंसेस होते हैं, राइट? सो वी गोइंग टू लुक एट देम. दे आर गोइंग टू बी 8 डिफेंसेस, सो प्लीज़ बी very attentive. Okay, first one we have voluntary non-fit injuria. ये हमने last time maxims में भी देखा था. So this in itself is a general defense. So what it means is it is the defense of consent. If you have consented to the harm towards yourself, the other party will not be liable. So when a person consents to the infliction of some harm upon himself, he has no remedy for that in tort. In the words of Sir Salmond, no man can enforce a right which he has voluntarily waived or abandoned. आपने कोई चीज़ अपनी तरफ से छोड़ दी है तो आप जो है उसका क्लेम नहीं ले सकते हैं. अब ये जो राइट की बात हो रही है, इसमें आपको एक चीज़ मैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू टॉर्ट फिर भी बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यू कैन नॉट वेव अवे योर फंडामेंटल राइट्स. That is not allowed, but there are certain laws which you can waive off. Okay, then we have second defense, which is plaintiff the wrongdoer. So imagine, घर में आपके भाई बहन होंगे या फ्रेंड्स में. So imagine कीजिए कि your friend or your sister, your brother, they are fighting with you, and they are hitting you, and then you hit them back, but they get hurt more than you did. So that is the exact case of plaintiff the wrongdoer. So the party who is claiming to be wronged has actually done the wrong, right? इसमें जो है contributory negligence का भी concept आता है कि contributory negligence में क्या होता है कि दो लोगों की गलती है. अब किस रेशियो में है वो डिपेंड करता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा कि you are going on the correct side of the road. In India we have the left hand drive. So आप लेफ्ट हैंड पे चला रहे हैं गाड़ी, एंड you are going 20 kilometers per hour above the speed limit. Now there's this person coming from the opposite side, right? Wrong side चलना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है इंडिया में. So somebody is coming from the wrong side, and both of you clash together and there's an accident, right? तो अब वहाँ पे किसकी गलती है? जो पर्सन रॉन्ग साइड आ रहा था, या आपकी भी गलती मानी जाएगी? सो आपकी भी गलती मानी जाएगी, बिकॉज यू वर ऑल्सो स्पीडिंग, यू वर नॉट इनोसेंट इन योर एक्ट, राइट? तो यहाँ पे प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का ये कंसेप्ट आता है. अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो यू कांट क्लेम दैट व्हाई सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट परफॉर्म. आप वो चीज़ नहीं पूछ सकते हैं, राइट? बट टॉर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है. टॉर्ट डज नॉट inhibit you, it does not stop you from claiming damages even if you have done wrong, but the cause of that damage should not be your act. So for example, this is plaintiff and this is defendant. Some wrong has been committed, but if this wrong is solely based on the act of Mr. Plaintiff, इन्हीं की वजह से ये एक्ट हुआ है, चाहे भले ही डी ने किया हो, बट कारण यही है, तो ऐसे केस में इनके पास कोई राइट नहीं होगा. बट ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ रॉन्ग किया हो थोड़ा मोड़ा, बट डी पार्ट ने ज़्यादा रॉन्ग किया हो, डिफेंडेंट ने ज़्यादा रॉन्ग किया हो, तो वहाँ पे ही कैन क्लेम डैमेजेस डिस्पाइट बीइंग इन द रॉन्ग
for some part of it. Then we have inevitable accident. अब देखिए कुछ चीज़ें unforeseeable होती हैं, आदमी हर चीज़ तो आगे की फोरसाइट नहीं रख सकता कि इमेजिन कर ले चीज़ें और चीज़ें दिमाग में आ जाए कि अच्छा ऐसा होगा वैसे होगा तो अब ऐसे कर लेते हैं. सो दैट इज़ नॉट द केस. यू लिव योर लाइफ एंड सम थिंग्स हैपन. सो सिमिलरली एक्सीडेंट्स ऑल्सो हैपन. एक्सीडेंट का मतलब ही ये है कि इट वॉज नॉट फोर्सेबल, आपको नहीं पता था, अचानक से कोई चीज़ आपके साथ हुई. सो मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी दैट कुड नॉट हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड. कुड नॉट हैव बीन, आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते थे डिस्पाइट रीजनेबल केयर ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट और हुसोएवर. तो आप केयर और रीजनेबिलिटी के बाद भी जो है उसको नहीं रोक सकते थे. दैट इज योर इनएविटेबल एक्सीडेंट. तो ये भी एक जनरल डिफेंस में माना जाता है. देन वी हैव द एक्ट ऑफ गॉड. सो व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड? Act of God means act by unnatural forces. In the beginning of in the history of humanity, we first started worshipping the forces of nature, clouds, rain, fire, right? So that all those things, they are included under the act of God. कि ऐसी चीज़ें जो कि extraordinary होती हैं, और वो हो जाती हैं, उनकी वजह से नुकसान हो जाता है. सो दे आर इंक्लूडेड अंडर एक्ट ऑफ गॉड. इसमें हम देखते हैं दो एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. एक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस होना चाहिए विच कुड नॉट हैव बीन एंटिसिपेटेड, आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे, और रीजनेबली गार्डेड अगेंस्ट. देन इट इज़ द वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बारिश ऑन एन एवरेज होती है 2 इंच फॉर एग्जाम्पल इन अ डे, एंड there were like 8 inches of rain. So now if some building collapses or a wall collapses, the person who constructed or who was responsible for the maintenance of that wall or that building will not be held liable. Why? Because it cannot be anticipated that the rain will be 4 times over, right? So इस टाइप की चीज़ें एक्ट ऑफ गॉड में इंक्लूड की जाती हैं. बारिश, फ्लड्स, earthquake हो सकते हैं, volcanic eruptions हो सकते हैं, anything which is caused by natural forces. So all that is included. Then we have private defense. अब देखिए आपको पता है कि लॉ हमें राइट देता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का. लॉज होते ही इसलिए क्योंकि हमारे पास राइट्स हैं और हमें उनको प्रोटेक्ट करना है. बट एक बेसिक प्रिंसिपल ये भी है कि अगर आप पे कोई बॉडीली हार्म कर रहा है, आपके सामान के साथ कोई जो है छेड़छाड़ कर रहा है, यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो एंड योर प्रॉपर्टी ऑल्सो. You have that right. If somebody wants to take away this pen from me and I clench my fist, I say you can't take it, and उस आदमी को चोट लगती है, जो भी होता है, पंचिंग वगैरह होती है या कुछ भी इस टाइप की चीज़ होती है, तो उस केस में I have the right to protect my property, and that right is not absolute. You have to pay attention to this. The right is not absolute. The right is only to the extent जो आपको नुकसान हो रहा था. So for example, somebody brings a knife and you bring a gun to the knife fight, so that is not allowed, right? And obviously the bringing gun can be allowed, but if you use your gun, that is a problem. So such force should be reasonable and not excessive. Excessive नहीं होना चाहिए, reasonable होना चाहिए. जितना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए required था उतना ही होना चाहिए. फिर mistake. So देखिए mistakes are part of being, and a mistake of fact or law is no defense to an action for tort. अब ये क्या बात हुई भाई? Mistake is part of being, but mistake of fact and law is no defense. So the point is कि आप अगर ignorant हैं law के बारे में, आपको कोई चीज़ नहीं पता थी, so that is no defense. Because if you are living in a state, if you are living in a particular country, in a particular city, आपको वहाँ के laws पता होने चाहिए. It is your responsibility as a citizen. तो यहाँ पे यही कंसेप्ट माना जाता है कि मिस्टेक जो है लॉ की नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी कुछ टाइप की मिस्टेक हो सकती है. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फ्यू एक्सेप्शंस हैं. तो आपको अगर आइडेंटिटी की मिस्टेक है, आपने किसी को प्रोसिक्यूट किया, बट आपको लगा कि द पर्सन प्रोसिक्यूटेड इज द पर्सन हु डिड द रॉन्ग, बट बाद में मालूम चलता है कि दैट इज द रॉन्ग पर्सन. इट वॉज अ केस ऑफ मिस्टेक इन आइडेंटिटी, सो दैट विल बी अ डिफेंस फॉर टॉर्ट. फिर होता है कि लाइबिलिटी ऑफ द ओनर एज टू द मिस्टेकन एक्ट ऑफ द सर्वेंट्स. अब सर्वेंट के एक्ट के लिए जो है मास्टर लाइबल होते हैं.
but only to the degree that the servant has been employed by the master. So, for example, the master has employed the servant to clean the cars, right? It's a funny car, but you know, whatever. So, इनको ये गाड़ी साफ करने का काम दिया हुआ है, बट ये गाड़ी साफ करने की बजाय जो है यू नो दे स्टार्ट क्लीनिंग सम यू नो सम बाइक्स, नेबर्स की गाड़ी इन्होंने जो है धो डाली. इनको लगा कि हमारे साहब जो है बहुत बड़े हैं, उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, नेबर की गाड़ी भी धो दी. अब नेबर ने जो है बोला कि आपने हमारी गाड़ी के साथ जो है छेड़खानी करी है, नाउ यू विल बी लाइबल. सो विल दैट पर्सन बी लाइबल? Will the master be liable? No, because the master has only employed the servant to clean his own car, his own vehicle, not of others. तो ये जो mistaken वाला part है, तो servant की mistake के लिए master liable नहीं होगा. अगर obviously master की वजह से mistake हुई है, then he can be held liable. So, if a person willfully interferes with the rights of another person, he cannot plead justification where none existed. तो अगर आप इंटरफेयर कर रहे हैं किसी के राइट के साथ और मिस्टेकन बिलीफ में है कि हम जस्टिफाइड हैं, बट आपका जस्टिफिकेशन इज़ नॉट वैलिड, तो वो जो है मिस्टेक में नहीं आएगा. मिस्टेक के कुछ पर्टिकुलर ही एक्सेप्शन हैं जो कि मैंने आपको एक दो बता दिए. फिर आता है हमारे पास नेसेसिटी. तो नेसेसिटी देखिए, जैसे प्राइवेट डिफेंस था उससे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है. नेसेसिटी जो है इट इज़ एन इंटेंशनल एक्ट जिसमें डैमेज होता है, दूसरे इंसान को डैमेज हो जाएगा. बट यू नो समटाइम्स यू हैव टू डू सर्टेन एक्ट्स टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, यू नो. So for the greater good, sometimes you have to sacrifice a few things. So the concept is that only it is an intentional act that causes damage and is done with the intent of preventing a greater evil or harm. तो एक बहुत बड़ा harm होने वाला था, उसको रोकने के लिए आपने एक छोटा सा harm किया, right? For example, you know, a person sees this taxi cab, you know, it is going to fall into this gorge, right? It is on a slope and the driver is not over there, right? And you know it is going down. So the person who was sitting as co-passenger, you know, he tries to stop, he tries to stop the vehicle. अब उस vehicle को रोकने के लिए he turns the steering towards the mountain. तो माउंटेन पे लग के गाड़ी रुक तो जाएगी बट चोट लगेगी. सो नाउ दीज अदर पीपल, यू नो, दे कैन से कि भाई इनकी वजह से हमें चोट लगी, बट द फैक्ट इज दैट ही प्रिवेंटेड अ ग्रेटर हार्म. अगर आप गॉर्ज में जाते बाकी पैसेंजर्स, तो देन नोबडी वुड हैव सर्वाइव्ड, राइट? तो इस टाइप के एक्सेप्शन जो है टॉर्ट में हमें दिए हुए हैं कि आप इस टाइप का फोर्स यूज कर सकते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, पुलिंग डाउन अ कैंप to prevent further spread of fire. For example, there is a camp of 20 numbers and उसमें एक तरफ से आग लगना स्टार्ट होती है. So now if you take down one camp, then you will prevent the spread of fire, right? तो अगर इस कैंप को नीचे करने से, इस कैंप को ख़त्म करने से या गिराने से कोई नुकसान होता है, जो कि होगा, so that is justified. Why? Because you prevented the loss of property to those other tents which could have also been damaged. फिर forcefully feeding a person on hunger strike. अब आप बताइए, some people they go on hunger strike and they are saying we will fast until death. And you know the greater harm would be that these people are going to die. And so if you forcefully feed them, if you commit the you know tort of battery basically means using force, physical force towards a person, right? तो आप उनको पकड़ के ज़बरदस्ती की नहीं, you have to eat because you can't die. So इस टाइप का एक्ट भी जो है नेसेसिटी में कवर्ड होगा. कोई शिप है, कोई शिप डूब रही है, and you have to reduce weight, some precious cargo is there and you throw it overboard. So now people can't say कि हमारे सामान का नुकसान हो गया. अरे भाई, आपकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, सामान आप दोबारा खरीद लेंगे अगर आप जिंदा होंगे तो, राइट? सो दैट इज़ व्हाट नेसेसिटी इज़. तो अब आप देख रहे हैं कि टॉर्ट जो है बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसमें आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे, बट कमाल की बात यह है कि इंडिया में टॉर्ट के केसेस लोग कम अप्रोच करते हैं. पीपल लाइक टू टेक लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स. ये दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग विद इंडिया. आइए आगे देखते हैं. अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अब ये सबसे बड़ा डिफेंस है. भाई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट का एक्ट है
जिसके तहत कोई एक्शन किया जा रहा है, उस एक्शन से कोई भी लॉस होता है, कोई भी नुकसान होता है किसी भी डिग्री का, दैट इज एग्जेम्प्टेड। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेट्रो का। You know, metro was constructed, some people were displaced, okay fine, they were given compensation, but you know, now the metro is constructed and you know, your house is on the second floor, people going through the metro can see, you know, ki are kya chal raha hai ghar mein inke, okay, okay, so you know, they are seeing and you know, you feel like you're sitting in an aquarium and people are watching you. So that is invasion of privacy, but is it covered under statutory authority? Yes. A railway line is constructed, the train is going and there is vibration, there is noise, all sorts of things are happening. जो आसपास के जो घर हैं उनको दिक्कत हो रही है, अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब प्रॉब्लम तो होगी बट कोई प्रॉब्लम सरकार को नहीं होगी, बिकॉज इट इज अलाउड अंडर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम इसको रिकैप करते हैं आज की क्लास को। नो फॉल्ट लाइबिलिटी में हमने देखा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में we have defenses available और absolute liability में no defense whatsoever। इसका केस कौन सा था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का? रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, दैट इज आई थिंक 1868 का केस है वो। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज 1985। ओके, देन जनरल डिफेंसेस में वी सॉ दिस मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया या फिर कंसेंट, कंसेंट का डिफेंस कि आपने कंसेंट दे दी। मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक एग्जांपल दिया था दैट यू आर सिटिंग इन एन F1 रेस एंड यू नो टायर हर्ल्स ऑफ द कार और आपको लग जाती है चोट, तो you know, the management will not be held responsible because you agreed to sit in that place and you know take upon the risk जो भी आपके पास आएगा। स्पोर्ट्स में तो ये हो गया। फिर प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, जो आदमी क्लेम कर रहा है उसने कुछ गलती करी है। अब ये जो है मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। अगर आपकी गलती है, आप कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि अलाउड ही नहीं है, सो यू कांट क्लेम दैट यू नो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फुलफिल्ड। उसकी परफॉर्मेंस आप नहीं मांग सकते कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए, यू कांट डू दैट। बट टॉर्ट में अगर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है और दूसरे आदमी की वजह से आपको डैमेज हुआ है, सो यू कैन स्टिल क्लेम द डैमेजेस, चाहे भले ही आपकी गलती रही हो। अगर आपकी गलती की वजह से पूरा एक्ट हुआ है, then you do not have this defense for your tort। okay, फिर आते हैं हम inevitable accident पे, unforeseeable चीज़ें। इसका एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको और देता हूँ। inevitable accident, you know, there was this jeep एंड उसमें कुछ सामान रखा हुआ था। दो लोग कहते हैं कि भाई सड़क पे चल रहे थे, कहते हैं कि हमें जो है लिफ्ट दे दीजिए। सो द ड्राइवर सेड ओके फाइन, एंड यू नो दे वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द जीप एंड you know the front axle broke and the car you know it went off the road और जो है पलट गई, लोगों को चोट लग गई। so now these two people who took the lift, one of them died and the other claimed कि भाई हमें जो है compensation चाहिए, हमें नुकसान हुआ है। so now the court held that it was an inevitable accident, you cannot foresee when something is going to break। अगर आप reasonable precaution आपने लिया हुआ है तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। यहाँ पे ये जनरल चीज़ों के बारे में बात हो रही है अभी। दिस इज नॉट दैट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, बट दिस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। तो यहाँ पे द ड्राइवर एंड द ओनर ऑफ द कार दे वर नॉट हेल्ड लाइबल। फिर आता है एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड मैंने आपको बताया कि रेन हो सकती है, फ्लड हो सकता है, बहुत तेज़ हवाएं हो सकती हैं, उसकी वजह से कोई भी जो है नुकसान होता है विच इज़ अनफोर्सिबल, अनएंटिसिपेटेड, राइट। जिस चीज़ को आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए हैं वैसे टाइप की कोई चीज़ होती है तो वो एक्ट ऑफ गॉड में आता है। फिर मिस्टेक में आता है, मिस्टेक इन आइडेंटिटी का हो सकता है, मिस्टेक एज टू बिलीफ हो सकता है कि यू ऑनेस्टली बिलीव दैट दैट इज़ द फैक्ट एंड देन यू डिड इट, सो इट कैन बी अ डिफेंस इन अ फ्यू केसेस। फिर नेसेसिटी, ज़रूरत थी, आपको ज़रूरत थी थोड़ा सा हार्म करने की जिससे कि आप एक बड़ा हार्म को रोक सकें, सो दैट इज़ वॉट वी हैव नेसेसिटी फॉर। देन वी हैव स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसमें गवर्नमेंट के कुछ एक्ट्स हैं जिनके तहत कोई एक्शन लिया जा रहा है, तो वहाँ पे द गवर्नमेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो कॉम्पनसेशन है, आप वैसे तो कॉम्पनसेशन नहीं क्लेम कर सकते, बट जिस एक्ट की वजह से हार्म हो रहा है, इफ दिस एक्ट अलाउज
फॉर अ प्रोविजन जिसके अंडर आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, तो तब जो है ये डिफेंस काम नहीं करेगा, उस बात पे नहीं काम करेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविजन आप चाहते हैं कि आप क्लेम करें डैमेजेस, तो दैट यू वोंट बी एबल टू डू. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैड फॉर द लेक्चर 2 एंड आई होप यू लाइक्ड इट. आप लोग मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ाई कर रहे होंगे. लेक्चर 1 के बाद भी आपने बुक्स देखी होंगी, इंटरनेट से कुछ पढ़ाई की होगी, और लेक्चर 2 में भी अब जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं इनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इनके बारे में और पढ़ें. वी विल बी बैक इन लेक्चर 3. थैंक यू फॉर वॉचिंग.